चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। ये देखिए, पहला पॉलिटी का न्यूज है। ये आपका जीएस पेपर 2 में आता है पॉलिटी। तो इसमें जो है कुछ बातें आपको, जैसे कल वाले अगर न्यूज में आपने देखा होगा, उसी से रिलेटेड है। जो नए 3 लॉ बदले गए हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें इंक्वायरी दिया हुआ है, तो ये याद रखिए। चलिए, इसमें अमित शाह ने जो है, ऑनरेबल, ये हमारे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो नया कानून आया है, ये आपको 3 से 4 साल के अंदर सारे कानून लागू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन को जो जस्टिस मिलेगा कितने दिनों के अंदर मिलेगा, तो एफआईआर होने के बाद उस दिन से लेके विद इन 3 इयर्स, मतलब जिस दिन से एफआईआर हुआ उस दिन से लेके 3 इयर्स तक के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर क्या है, उस आदमी को जस्टिस मिल जाएगा। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है। सालों साल लग जाते हैं, 50 साल 100 साल, तो यहाँ 3 साल में जस्टिस मिल जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला, ये एक बहुत अच्छी बात है, कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती है, ठीक ना, जो बहस होते हैं, जो फाइल होती है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होती है, वो है इंग्लिश में। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि 8 शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जितने भाषा का जिक्र है, सारे भाषा में ट्रांसलेटेड रहेगा। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलेगा, उसमें भी बहुत सारे लैंग्वेज रहेंगे। और जो जजमेंट होगा, तो 8 शेड्यूल में जितने भाषा है, तो 8 शेड्यूल में कितने भाषा है, 22 लैंग्वेज है, याद रखिएगा। तो इन सारे में जजमेंट मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कोई पंजाब के आदमी है, तो पंजाबी भाषा में वहां पे प्रोसीडिंग्स चलेगी, जजमेंट मिलेगा। कोई मराठी है तो मराठी, ये बातें कहेगी। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश era चालू किया था, सेडिशन का चार्ज था, देशद्रोह का चार्ज, इसको हटा के क्या नाम बदल के रख दिया गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये याद रखिए, सेडिशन को हटा के क्या कर दिया गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज। उसके बाद टोटल रिमांड, तो जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है, कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में रखेगा, तो कितना दिन का है, 15 डेज। इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पहले कानून में बढ़ जाता था। और 60 दिन के अंदर जिसपे एफआईआर होगा, उसको 60 दिन के अंदर जो है अरेस्ट करना भी है। तो ये सब अच्छी बात है। चलिए, 8 शेड्यूल में कितने भाषा है, तो 22 लैंग्वेजेज है। 8 शेड्यूल क्या है, तो 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसमें जो है 22 भाषा को रिकॉग्निशन मिली है इंडिया में। तो ये सारे भाषा है, आप चाहे तो याद कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट न्यूज देखिए। ये आपका पॉलिटी से ही रिलेटेड है। इसमें सेंसस की बात कही गई है। सेंसस मतलब होता है जनसंख्या। दो चीजें होती है, एक होती है सेंसस, एक होती है सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। दोनों दो चीजें। पॉपुलेशन जो सर्वे किया जाता है, मतलब किसी स्टेट, किसी जगह का। सेंसस मतलब होल इंडिया, तो बोलेंगे सेंसस होगा। ठीक है। चलिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा। सेंसस क्या है, तो सेंसस के अंदर जो कोई भी जगह या किसी भी कंट्री के, ठीक है, तो वहाँ जो पॉपुलेशन है, उसको, उसके सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। हर चीज की, मोर्टेलिटी रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, ठीक है ना, लिटरेसी रेट कितना है, हर चीज सेंसस में ही पता चलती है। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार है, ये सारे पता हमें सेंसस से ही चलता है। पर्पस क्या होता है सेंसस का, पर्पस है, तो देखिए, प्रोवाइड इसेंशियल डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफी। तो जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पब्लिक सर्विसेज कितना है, प्लानिंग पब्लिक सर्विसेज, मतलब कि पब्लिक सर्विस में प्लानिंग कैसे करनी है। तो मान लीजिए पता रहेगा आपको कितना पॉपुलेशन है, तभी तो आप प्लानिंग करोगे। कितना रिसोर्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कितना रिसोर्स पहुंचाना है देश में, ठीक है, कैसे पॉलिसी डिसीजन बनाना, ये सारे चीज कब होगा, जब आपको सेंसस पता होगा। 2021 में सेंसस होने वाला था इंडिया में, नहीं हुआ। तो अभी क्या है, जो भी प्लानिंग चल रही है 2011 सेंसस के अनुसार ही चल रहा है। तो आप लोग खुद बताइए कि 2011 में पॉपुलेशन जो था और अभी के पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। और उसी के आधार पर पॉलिसी बनाई जा रही है, तो क्या सक्सेस है, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। चलिए, अब क्या फ्रीक्वेंसी है, तो
जैसे अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में हर 10 साल पे सेंसस कराई जाती है। सबसे पहले सेंसस की शुरुआत किसने किया था? यूएस में। ठीक है, अब डेटा कलेक्टेड, क्या क्या डेटा कलेक्ट किया था याद रखिएगा। तो सेंसस में जो है पॉपुलेशन का साइज कितना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने एज के लोग हैं, यूथ कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, बर्थ रेट्स कितना है, उसका बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, मतलब ये एरिया तो इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये सब चीजें पता चलें। नेक्स्ट देखिए, ये आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज है। तो कोझिकोड है आपका केरल में। केरल में एक सिटी है, तो कोझिकोड जो सिटी है इसको मिला है लिटरेसी स्टेटस, सॉरी सिटी ऑफ लिटरेसी स्टेटस। तो ये आपको याद रखना है कि केरला के किस सिटी को मिला है, तो कोझिकोड याद रखा। तो 16th जो है यूसीसीएन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है कहाँ पे? पुर्तगाल में, वहीं पे ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसका थीम क्या है? ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये जो प्रोग्राम हुआ है पुर्तगाल में, इसका थीम क्या है? तो थीम आपका है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो अगले दशक में क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूथ को सामने लाना। और इंडिया की तरफ से जो थी, दो महिलाएं इसको रिप्रेजेंट की थी, मेयर बीना फिलिप, ठीक है, और है के यू बीनी। तो ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत फैक्ट्स। थोड़ा सा समझते हैं। ये एक आर्टिकल दिया हुआ है कि व्हाट इज ऑन द एजेंडा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, है तो एक इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये आएगा आपको अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और ये आपका जीएस पेपर 1 का है। और अर्बनाइजेशन किसका पार्ट है जी? ये है आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 1 में आएगा। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ जिक्र की गई, कुछ बातों का, तो थोड़ी सी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी गई है। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, देखिए फाइनेंस कमीशन जो एस्टैब्लिश होती है किस आर्टिकल के अंदर, ये याद रखिएगा आपको। फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश होती है, आपका आर्टिकल है 280, 280। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या किया गया, तो इसमें दिया गया कि प्राथमिक रूप से उस चीज पे फोकस किया जाएगा कि कैसे स्टेट में फंड कंसोलिडेट हो रहा, मतलब कैसे रेवेन्यू आए। उसके बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, तो इसमें क्या किया गया था, तो जो लोकल बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई थी, जैसे म्युनिसिपैलिटीज और ये आपका पंचायत। ठीक है, उसी के साथ क्या हुआ, एक अमेंडमेंट और आया था, तो आर्टिकल 280 का क्लाउज 3 का सब क्लाउज बी और सब क्लाउज सी। अब इसमें क्या बात की गई थी, इसमें जो है फाइनेंस कमीशन को ये रेकमेंड की गई थी, सिफारिश की गई थी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को सपोर्ट करने के लिए स्टेट के फंड को क्या करना पड़ेगा जी, सपोर्ट करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए सिटीज के बारे में, व्हाट अबाउट द सिटीज। तो जो नेशनल कमीशन बना है किस पे जी, अर्बनाइजेशन पे, कब बना था? 1980 के आसपास। तो इसमें क्या बोला गया कि जो सिटी है, जो शहर है, वो क्या है, इंजिन ऑफ द ग्रोथ है, ग्रोथ का इंजन है। अब देखिए सिटी का कितना कंट्रीब्यूशन हमारे देश के जीडीपी में, 66%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। और उसके बाद जो जितना सारा गवर्नमेंट रेवेन्यूज है, 90%, ये सब कहाँ से आती है? आप सिटीज। तो हम कह सकते हैं कि सिटी का एक इम्पोर्टेंट स्पेशल जोन है पूरे एक देश के ओवरऑल, जितने मतलब पूरे देश के ग्रोथ के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? सिटीज। तो अगर सिटीज इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसी होनी चाहिए जी, स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंडिया के लिए बात कही गई थी कि अगले दशक में कितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब ये सिटीज के लिए बात की गई। तो 840 बिलियन डॉलर इतनी जरूरत होती है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या इतना फुलफिल हो रहा है? नहीं, इतने खर्च नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है। सुने होंगे न्यूज में, ये पुल गिर गया, वो एयरपोर्ट गिर गया, सुने होंगे। अब देखिए, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, सही बात है, तेजी से शहर का विकास हो रहा है,
लेकिन विदाउट एप्रोप्रिएट फिस्कल एक्शन। तो जितने पैसे खर्च करने चाहिए उतने खर्च नहीं हो रहे, तो इसलिए इसका बुरा असर आपके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि IGT, तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, मतलब जो देश से बाहर से पैसे आते हैं, ठीक है, किसके लिए जी, अर्बन लोकल बॉडी के लिए। इंडिया में कितना आता है, तो इंडिया का जो GDP है उसका 0.5% आता है। इसका मतलब कि विदेशों से जो पैसे आते हैं फंडिंग के लिए इंडिया में, लोकल पंचायत के लिए, लोकल बॉडी के लिए, बहुत कम है। कितना है, ओनली 0.5%। बाकी जो डेवलपिंग देश है, जो डेवलपिंग नेशन है, उसको हमसे ज्यादा मिलता है, 2 से 5%। जैसे साउथ अफ्रीका को देखिए 2.6% है, मैक्सिको को 1.6, फिलीपींस को 2.5, तो हमसे ज्यादा मिलता है इनको। ये अच्छी बात नहीं, हमें भी ज्यादा मिलना चाहिए। अब देखिए टैक्सेशन सिस्टम का क्या है, तो जब GST आया, तो GST में क्या किया, जो अर्बन लोकल बॉडी, जो शहर में जो टैक्स रेवेन्यू है उसको घटा दिया गया। कितना घटा दिया गया, तो 23% था आपका 2012 से 13। इसको घटा के कितना कर दिया गया जी, 9% कर दिया गया 2017 में। टैक्स बढ़ना चाहिए तो और घटा दिया। फिर और क्या किया गया, जो अर्बन लोकल बॉडी को ट्रांसफर अमाउंट किए जाते हैं वो बहुत कम है। स्टेट फाइनेंस ने जो रेकमेंड की थी ओनली 7%, ठीक है ना, 2018-19 में। मतलब कि कितना स्टेट को पैसा देना चाहिए, तो सिर्फ 7% खर्च करने के लिए देना चाहिए। उसका जितना रेवेन्यू, मतलब जितना रेवेन्यू आएगा स्टेट को, उसका 7% ही बोला है खर्च करने, जो कि क्या है, बहुत कम है। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया, इसका एम क्या था कि जो अर्बन लोकल बॉडी है इसको फाइनेंशियली बहुत मजबूत करना, लेकिन 30 साल से क्या है, ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जो रेकमेंड किया गया था उससे नीचे की सफलता मिल रही। फिर देखिए अभी क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन हुआ 2024। अगर 13th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, तो इसमें बोला गया, इसमें ये चीज मतलब ऑब्जर्व की गई कि पैरेलल एजेंसी और बॉडीज, ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट को बिगाड़, मतलब जैसे बहुत सारी स्कीम है सेंट्रल लेवल पे। अब सेंट्रल लेवल पे स्कीम है तो क्या है, लोकल बॉडी पे ध्यान उनका कम रहता है, जिससे क्या हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट का फाइनेंशियली और ऑपरेशनली डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को क्या चीज का सपोर्ट चाहिए, तो यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट चाहिए, तो फंड्स, फंक्शन और टेक्निकल सहायता के थ्रू। अब सेंसस क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझिए। देखिए 2021 में सेंसस हमारे यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग किस पे डिपेंड है, 2011 सेंसस पे ही डिपेंड है। और ये क्या है, इन एडिक्वेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल रिव्यू। तो अब फिजिकल मतलब अच्छा करना है, अच्छे रेवेन्यू ज्यादा लेना है, तो लेकिन आपके पास डेटा ही नहीं है कि कितना पॉलिसी बना, कैसे पॉलिसी बनाना है, कितने लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि हम लोग क्या है 2011 सेंसस पे ही चल रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। 16th फाइनेंस कमीशन में क्या करना चाहिए, तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, शहर एकदम देखिए तेजी से, गाँव को भी छोटा किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काट के शहर बसाए जा रहे हैं। तो क्या करें कि ये जो अर्बनाइजेशन में डायनेमिज्म है, मतलब ये जो बदलाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है कि IGT जो है, जो विदेशों से फंड आते हैं अर्बन एरिया के लिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मतलब 0.5 है तो कम से कम 1% तो होना चाहिए इंडिया में। क्या होगा फिर इससे, अर्बनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। एक मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, तो इनकी रिपोर्ट की अगर माने तो कह रहा है कि इंडिया अगर इसी तरह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते रहा, जिस रेट से खर्च कर रही है पैसा, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा इंडिया का, खत्म हो जाएगा, समझ गए। और जिससे क्या होगा, वाटर सप्लाई का इश्यू होगा, और जो नहर नाले हैं वो सब में दिक्कत है, मतलब सही से काम नहीं करेगा, नाले बंद हो जाएंगे, तो मतलब पॉल्यूटेड और बढ़ेगा। चलिए ये एक आर्टिकल था, जो मेंस इस बार लिख रहे हैं ना UPSC, उनके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझदारी इससे आए। चलिए आप देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs। अच्छा, जिसको ये न्यूज में नहीं समझ में कुछ अगर वैसा लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर। आई विल रिप्लाई ऑन जेन्युइन बेसिस। अगर आपके क्वेश्चन जेन्युइन रहेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला, करा कि प्राइमरी फोकस क्या है न्यू क्रिमिनल लॉ में। तो प्राइमरी फोकस है
लोगों को क्या मिले, जस्टिस मिले। दूसरी क्या बात कही गई कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो आए किसको किसको रिप्लेस किया है, तो देखिए आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को, तीनों को रिप्लेस किया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कितना समय लगेगा इन सारे कानून को फुलफिल करने के लिए, मतलब पूरे अच्छे से डेवलप होने में, तो 3 से 4 साल। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन से लैंग्वेज में 3 लॉ को लाया जाएगा, तो सभी लैंग्वेज में मेंशन होंगे जितने सारे हमारे एक्ट शेड्यूल में लिखे हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए कि कौन से कॉलोनियल एरा में जो क्राइम मतलब जो लॉ था उसको खत्म करके नया लॉ लाया, तो वो है सेडिशन लॉ, इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2011 के सेंसस के अनुसार तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे मतलब अर्बन एरिया क्या है, हाईली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वहाँ पे है, वो है आपका गोवा। फिर सातवां क्वेश्चन देखिए, बिहार का क्या स्टेटस है पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो ये है आपका थर्ड ऑल ओवर इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोई भी अर्बन एरिया होता है तो उसके लिए कितना लोग चाहिए, 1 किलोमीटर पे कम से कम 400 लोग होना चाहिए, और मिनिमम जो है 75% लोग जो है जो मेल वर्किंग है वो होना चाहिए किसी एरिया में, ठीक है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होना चाहिए, एग्रीकल्चर नहीं नॉन एग्रीकल्चर, मतलब शहरों में काम करें 400 लोग, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे लोग हो, तो ऐसे जगह को बोलते हैं अर्बन एरिया। तो देख लेते हैं आंसर की सही है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट को हाईएस्ट लिटरेसी रेट और क्वालिटी हेल्थ केयर अभी तक माना गया है, तो ये आपका होगा केरल, केरला ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज अ रिलेटिवली लो अर्बन पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर एग्रीकल्चर। अच्छा, कहा कि किस स्टेट में जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन जो है और कंट्री मतलब और स्टेट के मुकाबले कम है, और वहां पे एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर ज्यादा, सबको पता है ये कौन सा है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोझिकोड को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है यूनेस्को द्वारा, तो वो है आपका सिटी ऑफ लिटरेचर। तो एक और तो क्वेश्चन है, अब कहता है क्या कि कोझिकोड की तरफ से जो है यूसीसीएन में कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, तो वो है ये दोनों, ठीक है, मेयर बिना फिलिप और केयू बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट, कि थीम क्या है इस बार यूसीसीएन का, तो थीम है आपका कि बताया था युवाओं को अगले दशक ज्यादा शामिल, तो ब्रिंगिंग यू टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट। चलिए आज यहीं तक।